नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलडीसी जो भर्ती परीक्षा का 19 अगस्त 2018 को जो परीक्षा या एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों की बात करेंगे। ज्योग्राफी को लेके ज्योग्राफी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर है, उनका सॉल्यूशन। साथ में हम उन्हीं प्रश्नों की भी बात करेंगे जो इसके संबंधित हैं और आने वाले जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान में से निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, अनास परियोजना का जो निर्माण है या अनास बांध जो बनाया जा रहा है वह अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में बनाया जाएगा, जो कि राजस्थान की एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है। तो हमारा सही उत्तर है बांसवाड़ा। अनास नदी जो कि माही नदी की सहायक नदी है और इस पर जो है बांसवाड़ा में 140 मेगावाट का जल विद्युत गृह बनाया जा रहा है। यह राजस्थान की एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है और यह पूर्णतः राजस्थान की एक परियोजना है। पूर्णतः राजस्थान राज्य की जल विद्युत परियोजना है जहां 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरह से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध है? तो सही उत्तर है 4, बांसवाड़ा जिला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में मृदा मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए, मृदा अपरदन होता या मिट्टी का अपरदन होता क्या है? मृदा अपरदन या मिट्टी अपरदन। मिट्टी अपरदन का तात्पर्य होता है मृदा या मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में दो प्रकार से मृदा अपरदन मुख्य रूप से होता है। एक तो होता है वायु द्वारा, जिसमें राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान जो है आता है, वायु द्वारा सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है पश्चिमी राजस्थान में। वहीं दूसरा जो है वह है जल द्वारा अपरदन। यह मृदा अपरदन होता है अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है हमारे हाड़ौती का पठार। और इस तरह से राजस्थान में मृदा अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र जो प्रश्न के अनुसार है, सही उत्तर है 4, हाड़ौती का पठार, जहां पर जल द्वारा या चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो है मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है हाड़ौती के पठार में। और वायु द्वारा जो सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन होता है वह होता है पश्चिमी राजस्थान में, और इसमें मुख्य जिला आता है जैसलमेर। यद्यपि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आंधियां हैं वह गंगानगर जिले में आती है, लेकिन यहां मृदा अपरदन जो है हाड़ौती के पठार की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि और अब मृदा अपरदन के लेके और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में मृदा अपरदन जो हो रहा है इसके संरक्षण के कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो हम कुछ उन्हीं प्रश्नों की भी बात कर रहे हैं कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान में मृदा अपरदन को लेके जो उपाय किए जा सकते हैं उसमें सबसे पहला है वृक्षारोपण। मृदा संरक्षण के लिए या मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे पहला उपाय है वृक्षारोपण। दूसरा इसके संबंध में है वह है समोच्च कृषि। यह भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों की भी बात करते हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं। वृक्षारोपण, समोच्च कृषि, मेड़बंदी, बालू का स्तूप स्तरीकरण, इसके साथ चारागाहों का विकास जैसे कार्य करके हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की
गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो दोआब का मैदान होता है दो नदियों के बीच की भूमि, नदियों के मध्य की भूमि। हम बात करें हनुमानगढ़ और गंगानगर की, तो यहां पर मुख्य रूप से हम गग्गर नदी और दूसरी सतलज नदी, इन दो नदियों के द्वारा लाई गई जो है निक्षेपण या मिट्टी के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। देखा जाता है तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर मुख्य नदी है वह गग्गर नदी है। इसके साथ साथ यहाँ पर सतलज नदी पर गंग नहर का जो है के माध्यम से सतलज नदी, वहीं इंदिरा गांधी नहर और सिद्धमुख नहर के माध्यम से भी जो है जल आता है और उसके जो है निक्षेपण से जो है इसका जो गग्गर के दोआब मैदान का निर्माण हुआ है, जिसको गग्गर नदी के जो है मैदान को पाट कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसको नाली भी कई बार कहा जाता है कि गग्गर के दोआब मैदान, जिसको हम नाली के नाम से जानते हैं हनुमानगढ़ जिले में। तो ये प्रश्न कई बार इस तरह से पूछा जाता है, गग्गर का दोआब मैदान हनुमानगढ़ जिले में क्या कहलाता है? नाली कहलाता है, जिसका मुख्य रूप से जो निक्षेपण है वह गंगर और सतलज नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से बना है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सही युग्म को चिन्हित कीजिए। सही युग्म है, यह प्रश्न दिया गया है खनिज और उससे संबंधित कौन कौन से खाने हैं। तो देखिए बात करते हैं हम खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना जो है झुंझुनू जिले में और यह तांबे के लिए जो है जाना जाता है। तो खेतड़ी समूह सही समूह है या सही समूह जो है वह खेतड़ी सिंगाना, ये तांबे के लिए। दूसरा है डाबला सिंगाना, यही डाबला सिंगाना जो है वह लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। झामर कोटड़ा की बात करें तो यह जो है रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में है और भारत का सबसे ज़्यादा जो है रॉक फॉस्फेट उत्पादक खान भी है। राजपुर दरिबा की यदि हम बात करते हैं तो यह सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है मुख्य रूप से, जो कि हाँ राजसमंद जिले में स्थित है। तो इस तरह से युग्म में देखा जाए तो खेतड़ी सिंगाना का संबंध जो है तांबा से है और सही युग्म है, इसका सही आंसर है 1। तो इस तरह से हम लोगों को आगे जो आने वाले प्रश्न जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी खाने हैं और कौन कौन से जिले हैं। जिस तरह से तांबा दिया गया है, लोहा अयस्क है, रॉक फॉस्फेट है, वो हमें जिप्सम के बारे में, टंगस्टन के बारे में, जिसका राजस्थान में कुछ महत्व हो, इंपॉर्टेंस हो, उन खनिजों को लेके बहुत ज़्यादा हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी 1952 में और 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भूभाग का 33% यानी 1/3 या 1/3 जो है वन क्षेत्र होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है हमारा 33%, जो कि वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार किसी क्षेत्र का वनों से आच्छादित क्षेत्र है वह 1/3 या 33% होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 33%। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। तो देखिए हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम पूरे राजस्थान की यदि साक्षरता की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान की जो साक्षरता है वह है 66.1%। पूरे राजस्थान की साक्षरता है। इसमें से सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वह कोटा जिले की है, लगभग 76.6%। दूसरी हम बात करते हैं तो जयपुर की आती है, वह है 75.5%।
तीसरी हम बात करते हैं तो इसमें जिला आता है हमारा झुंझुनू, जिसकी साक्षरता है लगभग 74.1%। और इसके बाद अगला जिला है वह है सीकर, जिसकी साक्षरता राजस्थान में 71.9% है। और इसके बाद जो अगला जिला है वह है अलवर, जिसकी साक्षरता राजस्थान में 70.7% जो है साक्षरता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, सीकर और अलवर। तो यदि हम युग्म ऑप्शन में देखें तो चौथा ऑप्शन जिसमें कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, यह हमारा सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा है कोटा की और उसके बाद है जयपुर की, उससे कम है झुंझुनू की, उससे कम सीकर की और उससे कम है अलवर की। इस तरह से 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर जो सर्वाधिक पाई गई उसका ज़्यादा से कम वाला सही उत्तर रहेगा हमारा 4। तो हो सकता है इस प्रश्न में हमें साक्षरता को लेकर प्रश्न पूछा गया है। आने वाले जो परीक्षा में हमें पुरुष साक्षरता को लेके और महिला साक्षरता को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की जो है पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, या पुरुष साक्षरता वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, महिला साक्षरता वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो उन प्रश्नों को भी हम एक बार जरूर देखें। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सही क्रम चुनिए। सही क्रम में यहां हमें बांध दिए गए, परियोजनाएं दी गई, सामने नदियां दी गई कि कौन सी परियोजना का संबंध किस नदी से। तो देखिए बात करते हैं अपन बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध जो कि टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर रहेगा बिशलपुर बांध बनास नदी पर। यह राजस्थान के टोंक जिले में जो है बना हुआ है और यह राजस्थान का प्राचीनतम जो है बांध है, जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे इतिहास में बिशल देव के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। हम बात अन्य की भी करेंगे, जैसे पौंग बांध है। पौंग बांध यह व्यास नदी पर बना हुआ है, जो कि सही युग्म नहीं है। सिद्धमुख नहर की बात करेंगे तो यह सतलज और रावी नदी के अतिरिक्त पानी का यूज करने के हेतु बनाई गई थी। वहीं मेजा बांध की बात करेंगे तो यह कोठारी नदी पर बनाया गया है, जो भीलवाड़ा जिले में है। तो इस तरह से हमारा सही जो उत्तर है वह है बिशलपुर परियोजना या बिशलपुर बांध, जो कि बनास नदी पर है टोंक में। इसका सही उत्तर है ए। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। तो ये हम बातें कि राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन या संकलन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो देखिए यदि हम दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में जो है दूसरा स्थान है। और इस तरह से राजस्थान में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जयपुर में और उसके बाद होता है अलवर में। तो देखिए प्रश्न के अनुसार कि राजस्थान का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर है 3 जयपुर, जहां सबसे ज्यादा जो है दुग्ध का जो है संकलन होता है। और इसीलिए हमने ये बात की थी कि ये प्रश्न डेयरी विकास को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें डेयरी उद्योग को या डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें मुख्य रूप से जो चलाया गया है वह हमारा एक तो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना और दूसरा एक और इसमें जो है दिया गया, आप लोगों को पढ़ा होगा कि अंबिका कवच योजना, जो कि भेड़ पालकों के लिए, पशुपालकों के लिए या भेड़ पालकों के लिए चलेगी, उसको भी इस वर्तमान बजट में पुनः शुरू किया गया है। तो दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास को लेके कहीं न कहीं हमारे प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने अपने लास्ट जो है वीडियो में की थी कि उसमें किस तरह से अन्नपूर्णा दुग्ध योजना जो है राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है,
कि कब यह प्रारंभ हुई, तो ये प्रारंभ हुई 2 जुलाई 2018 को। और यह राजस्थान के सभी जिलों में जो प्राथमिक स्तर के जो है शिक्षा के 1 से 8वीं तक के बालक बालिकाओं को उनको जो है पौष्टिक आहार के रूप में दूध का वितरण किया जाता है। पहले यह सप्ताह में 3 दिन था, लेकिन 1 सितंबर 2018 के बाद यह सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml जो है दूध का वितरण प्रतिदिन होगा, जो कि मिड डे मील के साथ हो जाएगा पौष्टिक आहार के रूप में। तो डेयरी विकास को लेके कहीं न कहीं हैं। इसके साथ साथ और हमें और क्या पूछे जा सकते हैं, वो डेयरी उद्योग के संबंध में, तो हमें नस्ल को लेके भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए चारे का मतलब यहाँ घास से दिया गया है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो है पौष्टिक घास या जो एक प्रोटीन युक्त घास मुख्य रूप से पाई जाती है वह है सेवण घास, या पश्चिमी राजस्थान में लाठी सीरीज के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि एक मुख्य पौष्टिक या प्रोटीन युक्त घास है। और पश्चिम में दुधारू पशुओं के लिए कौन सा चारा है, तो सही उत्तर होगा एक सेवण घास। और देखा जाए पश्चिमी राजस्थान में जो मुख्य रूप से नस्ल पाई जाती है वह है थारपारकर नस्ल, और यह थारपारकर नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश नस्ल यानी गायों की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नस्ल है, और जो कि डेयरी विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। हमारा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि डेयरी विकास के लिए या डेयरी उद्योग के लिए राजस्थान की सबसे ज्यादा जो है प्रमुख नस्ल कौन सी है, थारपारकर। यद्यपि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है दूध देने वाली नस्ल है वो राठी नस्ल है, लेकिन इसका जो है विस्तार क्षेत्र केवल मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला में, जबकि यह राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सर्वाधिक नस्ल पाई जाती है थारपारकर, जैसलमेर, बाड़मेर। और वहीं सेवण घास की बात करें तो यह मुख्य रूप से सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में, जो कि भूगर्भीय जलपट्टी का एक उदाहरण है। वहां पर यह सेवण घास पाई जाती है, जो कि दुधारू पशुओं के लिए सबसे ज्यादा एक उपयोगी और सर्वश्रेष्ठ चारा भी है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो देखिए सीता माता जो अभ्यारण्य है वह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से इसका विस्तार क्षेत्र है वह है प्रतापगढ़ जिला, और यह जो है एक तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑप्शन में कि राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो यह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, वहीं इसे चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। जो एक चौपैया जानवर है जो हिरण से थोड़ा बड़ा होता है उसकी मातृभूमि है। वहीं यह जो है सागवान के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। सागवान के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी पूछा जा सकता है, तो सागवान के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य। और इसकी एक और विशेषता है वह है हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य है। तो इस तरह से और भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं सीता माता अभ्यारण्य को लेके। और सीता माता अभ्यारण्य मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वह है उड़न गिलहरी के लिए, जबकि ये चीतल की मातृभूमि भी है, सागवान के लिए भी प्रसिद्ध है, और हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जो है औषधियों वाला भी है, जो कि राजस्थान के मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान में कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है। साझे स्वामित्व का तात्पर्य है कि कौन सी ऐसी परियोजना जो राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से भी है। तो देखिए हम माही परियोजना की बात करते हैं, तो यह माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है, और यह
राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें 45% राजस्थान का भाग है और 55% गुजरात का भाग है। इसे हमारा सही उत्तर होगा माही परियोजना। जबकि सतपुड़ा परियोजना की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश की है। वहीं छबड़ा की बात करेंगे तो यह राजस्थान की है केवल, जो कि राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। वहीं सूरतगढ़ परियोजना की बात करेंगे तो यह भी केवल राजस्थान की है और यह राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है, जो कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी यह जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राजस्थान के साझे स्वामित्व की है? तो सही उत्तर है माही परियोजना, जो माही नदी पर बनी हुई है, राजस्थान और गुजरात की। और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 3 बांध बनाए गए थे, जिसमें से पहला बांध है माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में है। दूसरा जो बांध बनाया गया था वह कडाना बांध बनाया गया था गुजरात में। और तीसरा इसके अंतर्गत बांध बनाया गया कागदी बांध, जो एक पिकअप बांध है, यह बांसवाड़ा में स्थित है। तो इस तरह से राजस्थान के साझे स्वामित्व वाली परियोजना है वह है माही परियोजना। हो सकता है आगे आने वाले प्रश्नों में हमें और भी जो है साझी परियोजनाएं राजस्थान के संदर्भ में पूछी जा सकती है। तो राजस्थान की साझी परियोजना में मुख्यतः एक तो भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना और चंबल परियोजना। ये ऐसी 4 परियोजनाएं हैं जो राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों के साथ स्वामित्व में बनी हुई है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास जो किया गया है वह पूर्वी राजस्थान के जो एनसीआर क्षेत्र का जो भाग है, उसमें मुख्य रूप से राजस्थान के 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। उसमें अलवर में सबसे ज़्यादा जो है औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है और उसी औद्योगिक क्षेत्र में जो है खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो इसका सही उत्तर है अलवर। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ संस्था काम करती है उसका नाम है RRICO, जिसको हम रिको के नाम से जानते हैं। यह राजस्थान में औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसके द्वारा अनेक जगह अनेक प्रकार के जो है औद्योगिक क्षेत्रों की जो है स्थापना की गई और इसी औद्योगिक क्षेत्रों में कई विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश भी किया गया है। तो इस खुसखेड़ा जो क्षेत्र है इसमें जो है एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम सुना होगा आपने, एमटेक रेल कार कंपनी, जो कि यूएसए की है। और इसके द्वारा यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया है जो कि रेल जो है रेल के डिब्बे बनाता है। रेल के हल्के डिब्बे जो आते हैं, एल्यूमिनियम के जो हल्के डिब्बे आते हैं, उसको बनाने का काम करती है, जो खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। तो यह खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हमारे अलवर में। इसके संबंध में और भी प्रश्न हम लोगों से किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है निवेश किस जिले में होता है? तो उसका भी उत्तर क्या होगा? अलवर होगा। सबसे ज्यादा निवेश जो है अलवर में है, उसमें मुख्य रूप से जो है ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा निवेश जो किया जा रहा है वह अलवर में किया जा रहा है। और उसमें आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा जापानी पार्क, जापानी पार्क जो जापान के द्वारा जो स्थापित किए गए हैं वह जो है इसी अलवर क्षेत्र में किए गए हैं, नीमराना में, और जो है एक औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो देखिए, सोडियम सल्फाइड मुख्य रूप से जो है एक सल्फाइड, सोडियम के साथ सल्फाइड का एक यौगिक है और इसका जो उपयोग होता है वह चमड़े को साफ करने में किया जाता है। यानी चमड़ा जो है उसको साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सोडियम सल्फाइड का कच्चे माल के रूप में सही उद्योग होगा चमड़ा उद्योग। चमड़े को साफ करने में और चमड़े को साफ करके उसके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो बनाई जाती है, तो इसलिए सोडियम सल्फाइड का जो है प्रयोग कच्चे माल के रूप में चमड़ा उद्योग में किया जाता है।
और राजस्थान में पशु संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो एक है, इसलिए चमड़ा उद्योग की यहाँ पर जो है एक विपुल संभावनाएं है। और चमड़ा उद्योग को देखते हुए रीको के द्वारा भी आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि एक लेदर पार्क की स्थापना की गई है। चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लेदर पार्क की स्थापना रीको के द्वारा जो है मानपुरा मोचड़ी जयपुर में की गई है। मानपुरा मोचड़ी स्थान ना है जयपुर में, वहां पर रीको के द्वारा एक लेदर पार्क की स्थापना की गई है जो चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और इसलिए हम लोगों से कई बार पूछा जा सकता है आने वाले में कि चमड़ा यानी लेदर पार्क या चमड़ा पार्क कहां पर स्थित है, तो मानपुरा मोचड़ी में है। और यहां पर चमड़े को साफ करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम सल्फाइड का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो देखिए हम बात करते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अधात्विक खनिज है जो मुख्य रूप से एक पत्थर है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जो है मूर्तियां बनाने में, जो है मकान बनाने में, एक क्या कहते हैं निर्माण, विनिर्माण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है और विनिर्माण उद्योग में इसका प्रयोग अनेक लेवल पर किया जाता है। और इसके लिए कटाई और पॉलिशिंग करने की जो राजस्थान में मुख्य इकाइयां हैं वह चित्तौड़गढ़, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सभी जगह इसके जो है ग्रेनाइट कटाई और पॉलिशिंग की इकाइयां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी, जो एक अधात्विक खनिज है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है विनिर्माण क्षेत्र में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है ग्रेनाइट जो पाया जाता है वह पाया जाता है जालोर जिले में, और इसीलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जालोर को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो ग्रेनाइट पाया जाता है वह जालोर में पाया जाता है, जबकि इसकी कटाई और पॉलिशिंग की जो इकाइयाँ हैं मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, जोधपुर और उदयपुर जिलों में स्थित है। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए राजस्थान में दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं। ऊर्जा स्रोत है, इसमें एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। तो हम परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की यदि बात करें तो परंपरागत में सबसे ज्यादा जो है विद्युत का जो है हमारे यहाँ उत्पादन होता है वो होता है तापीय ऊर्जा के रूप में, तापीय ऊर्जा से, जो कि राजस्थान की कुल ऊर्जा का लगभग 60% है। वहीं गैर परंपरागत में बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ उत्पन्न होता है पवन ऊर्जा से, जो कि राजस्थान का 20.25% विद्युत का उत्पादन करता है। इसके साथ तापीय ऊर्जा में दूसरा है जल विद्युत। जल विद्युत ऊर्जा से राजस्थान का 10.25% विद्युत का उत्पादन होता है। तो सौर ऊर्जा से राजस्थान में 4.4% विद्युत का उत्पादन होता है। वहीं आणविक ऊर्जा की हम बात करते हैं तो आणविक ऊर्जा से राजस्थान में 3.3% विद्युत का उत्पादन होता है। इसके साथ एक और ऊर्जा है। तो अब देखिए ऑप्शन से कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वह है तापीय शक्ति, या जिसको हम बोलते हैं लिग्नाइट या कोयला। तो सही उत्तर हमारा होगा। आने वाले जो आगे हैं ये प्रश्न वापस पूछा भी जा सकता है, और किस तरह से पूछा जा सकता है उसकी भी बात करते हैं कि वो हमसे यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में का सही क्रम कौन सा है, कि सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किससे होता है। तो उसका मैं आपको एक बार क्रम बताने कहूँगा कि सबसे ज्यादा जो होता है तापीय ऊर्जा से होता है, उसके बाद पवन ऊर्जा से होता है, उसके बाद जल विद्युत से होता है, उसके बाद सौर से, और उसके बाद आणविक, और सबसे कम होता है वो होता है बायोमास से। यहाँ से 0.56% विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। ये प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किससे होता है, तो तापीय ऊर्जा से, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा उत्पादन किससे होता है, पवन ऊर्जा से होता है। जबकि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है।
लेकिन यह प्रश्न हम लोगों से और भी तरीके से पूछा, अगले तरीके से पूछा जा सकता है कि गैर परंपरागत में यदि है तो हमारा उत्तर होगा पवन, लेकिन यहां पर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में पूछा है तो इन दोनों का सबसे कॉमन पार्ट है, सबसे ज्यादा जो होता है तापीय ऊर्जा, तो सही उत्तर है हमारा तापीय शक्ति या लिग्नाइट आधारित जो है संयंत्र है, विद्युत ऊर्जा संयंत्र, वहां से सबसे ज्यादा जो है विद्युत का उत्पादन या शक्ति का ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहां होता है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई। देखिए अरावली वन रोपण परियोजना जो शुरू की गई थी 1992 में, यह 1 अप्रैल 1992 को प्रारंभ की गई थी। यह जापान के सरकार की, जापान की एक संस्था है जिसका नाम है OECF, ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड। ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड जो जापान की है, सरकार की है, उसके द्वारा, उसके सहयोग से अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर, अरावली पर्वतीय प्रदेश में वृक्षारोपण कर जो है वहां के पारिस्थितिकी या पारितंत्र को पुनः सृजित करने के उद्देश्य से यह 1 अप्रैल 1992 को प्रारंभ की गई थी। तो अरावली वनावरण परियोजना का आरंभ कब किया गया? 1992 और 93। इसका सही उत्तर है 3। इस तरह से और भी अनेक जो है वृक्षारोपण की परियोजना की गई। यह परियोजना 1992 में शुरू की गई, 31 मार्च 2000 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया और वर्तमान में वृक्षारोपण को लेकर जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह सब नरेगा के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। यदि भी नरेगा के माध्यम से और भी कई कार्यक्रम हैं, लेकिन वृक्षारोपण के संबंध में जो भी कार्य है वर्तमान में नरेगा के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसलिए 2000 के बाद में इस परियोजना को बंद कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 1992 को शुरू हुई थी। तो हमारा सही उत्तर है 1992। 93 के जो वित्तीय वर्ष था उसमें इस परियोजना को क्या गया? प्रारंभ किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया गया? देखा जाए तो राजस्थान हस्तकला के क्षेत्र में एक अपना अग्रणीय स्थान रहता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएं और हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर जो है पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उसमें जो है पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए की राशि जो है एक पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है, जो कि राजस्थान में हस्त और कला के क्षेत्र को बढ़ावा देने की एक महत्वाकांक्षी जो है कार्यक्रम या कह सकते हैं योजना है। जो राजस्थान के हस्त उद्योग जैसे हमारे यहाँ कई प्रकार के हस्त उद्योग है, कुंदन कला के रूप में है, मुरादाबादी है, कोफ्त कला है, थेवा कला है या ताराकसी है, पेच और अनेकों राजस्थान के प्रत्येक जिले में किसी न किसी प्रकार की हस्तकलाएं हैं। उन हस्तकलाओं को बढ़ावा देने और उन हस्तकलाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना, एक कार्यक्रम है कि राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जा रहा है और उनमें विजेताओं को जो है 50,000 रुपए तक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है। देखिए सरसों यह रबी की तिलहन फसल है, रबी के अंतर्गत तिलहन फसल है और तिलहन में सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। और सरसों उत्पादक जो बड़े जो है क्षेत्र है उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन गंगानगर, अलवर और भरतपुर जिलों में होता है। तो राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। यह रबी की फसल के अंतर्गत है और रबी की फसल मुख्य रूप से जहां कृषि सिंचित क्षेत्र अधिक है, कृषि सिंचित क्षेत्र यानी जहां सिंचाई की विपुल जो है या कहते हैं सिंचाई की विपुल संभावनाएं जहां होती है वहां पर रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। और राजस्थान में जो है इसके जो है मुख्य जिले हैं वह श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर है। वहीं आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा और देखा होगा कि भरतपुर में जो है राष्ट्रीय कृषि या जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय
सरसों अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है जो कि सेवर भरतपुर में स्थित है। यानी सरसों के उत्पादन को बढ़ावाना है और उनके संबंध में अनुसंधान के लिए राज्य केंद्र सरकार का एक संस्थान है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, जो सेवर भरतपुर में स्थित है। इस तरह से राजस्थान में सरसों उत्पादन के बड़े हैं गंगानगर, अलवर, और जहां कृषि जो है सिंचाई की विपुल संभावनाएं हैं वहां पर सरसों का अधिक उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है। मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन की यदि राजस्थान में देखी जाए 2010 की रिपोर्ट के अनुसार, तो यहां पर लगभग 80,000 मैट्रिक टन से भी अधिक मछली का उत्पादन होता है। इस तरह से राजस्थान में मत्स्य जो है उद्योग यह भी यहां पर जो है एक प्रभावशाली स्थान रखता है, जो है हमारे क्या कह सकते हैं कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य उद्योग का भी एक विशेष स्थान है, जहां पर राजस्थान में प्रति वर्ष जो है लगभग 80,000 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा जो है मछली का उत्पादन या मत्स्य उत्पादन होता है। और राजस्थान में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति भी सुनी होगी, नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति का भी जो है चलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य था मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति हुई थी। और उसी का यह प्रभाव है कि वर्तमान में या 2010 की जो रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 80,000 मैट्रिक टन से भी जो ज़्यादा है मछली का उत्पादन हो रहा है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। तो हम बात करते हैं यदि पहले ऑप्शन की भाखड़ा नागल। जो भाखड़ा नागल है यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। माही की बात करें तो यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। व्यास की बात करेंगे तो यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वहीं चंबल की बात करेंगे तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य परियोजना है चंबल परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की है और यह चंबल नदी पर बनाई गई है। और इसमें राजस्थान का भाग 50% और मध्य प्रदेश का 50% भाग है। और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए थे। एक पहला बांध गांधी सागर बांध, यह मध्य प्रदेश में है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, यह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। तीसरा है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, यह बोरावास कोटा में बनाया गया। और चौथा बनाया गया था कोटा बैराज, यह कोटा में है। और इस परियोजना के अंतर्गत 3 पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। वहीं जो है कोटा बैराज यह केवल पेयजल और सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। तो अगले आने वाले जो परीक्षा है उसमें ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा किसका संबंध राजस्थान से नहीं है। तो गांधी सागर का नहीं है। हो सकते हैं वो हमसे ये पूछेंगे निम्न में से जल विद्युत का उत्पादन कहाँ नहीं हो रहा है, तो कोटा बैराज में जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है। और इस चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल जो है 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उसमें से 193 मेगावाट राजस्थान को और 193 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलती है। और जल को लेके भी दोनों के बाद बीच में 50-50% का बंटवारा है। आधा भाग जो है राजस्थान को मिलता है और आधा भाग जो है मध्य प्रदेश को मिलता है। अगला प्रश्न है भारतीय वन रिपोर्ट की
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य के वनाच्छित क्षेत्र में वृद्धि दर की गई है। तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो प्रति 2 वर्ष बाद भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी की जाती है और उसके मूल्यांकन के अनुसार 2013 और 15 के जो 2 वर्ष में द्विवर्षीय मूल्यांकन में जो है राजस्थान में जो है वन आच्छादित क्षेत्र में जो वृद्धि जो है दर्ज की गई वो की गई है 85 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई 2015, 13 और 15 के द्विवार्षिक मूल्यांकन क्षेत्र में। यदि हम बात करेंगे यही 2017-18 की जो अभी आई है उसमें लगभग 466 वर्ग किलोमीटर की जो भी दर्ज की है, लगभग 500 वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई है। लेकिन हमें यह 2013 और 15 के क्षेत्र की पूछी गई है, तो 2013 से 15 तक की जो द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि में राजस्थान में 85 वर्ग किलोमीटर जो है वनों की क्षेत्र में वृद्धि को जो है नोट किया गया है। ये थे ज्योग्राफी के प्रश्न और आगे करंट जीके के लिए मुकेश सर और इतिहास और कला संस्कृति के लिए अंकित सर सॉल्यूशन करवाएंगे। दोस्तों, अब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो 19 तारीख को कला और संस्कृति के क्वेश्चन आए थे। देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? घेर नृत्य, चरी नृत्य, कच्छ घोड़ी नृत्य और चंग नृत्य। 4 ऑप्शन है। घेर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है भीलों के द्वारा और ये केवल और केवल नृत्य किसका है? पुरुषों का नृत्य है। इसके अलावा चरी नृत्य, कच्छ घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है और ये नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा। चंग नृत्य भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है और यह भी केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा चरी नृत्य। चरी नृत्य गुर्जर जनजाति का नृत्य है, गुर्जरों का नृत्य है ये, और गुर्जर जाति की एक महिला है जिसका नाम है फलकूबाई और इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। इसमें पूछा है कौन सा नृत्य महिलाओं का है, तो महिलाओं का नृत्य कौन सा होगा? चरी नृत्य होगा। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक है उसका नाम है जाम्बोजी। तेजा जी ने कोई संप्रदाय नहीं, उनका कोई संप्रदाय नहीं है, इनका कोई संप्रदाय नहीं है। इसमें याद ये रखना है, एक संप्रदाय है जिसका नाम है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई और जबकि विश्नोई 20+9 अर्थात 29 नियम है इसमें और 29 नियमों का उल्लेख एक ग्रंथ में मिलता है और उस ग्रंथ का नाम है जमसागर और ये विश्नोई संप्रदाय या विश्नोई धर्म का पवित्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना भी किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? देखिएगा, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा है कहां पर? तिलवाड़ा है बाड़मेर में। एक स्थान है जिसका नाम है तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है और जबकि तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर में है। यहाँ पर एक लोक देवता हुए और मारवाड़ के शासक भी हुए जिनका नाम है राव मल्लीनाथ जी और राव मल्लीनाथ जी का यहाँ पर लगता है पशु मेला। इस पशु मेले के बारे में कहा जाता है ये पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस पशु मेले में सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय होता है। लेकिन आपको याद ये रखना है, जो तेजा जी का पशु मेला है जो परबतसर में लगता है तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, और वो मेला आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और ये पशुओं की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। अगला है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व बौद्ध धर्म का नहीं है, सिख धर्म का भी नहीं है, हिंदू धर्म का भी नहीं है। ये किस धर्म का है? जैन धर्म का। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित है। जो दिगंबर है, दिगंबर जैन जो है इस पर्व को कृष्ण पक्ष में मनाते हैं और जो श्वेतांबर है वो श्वेतांबर इस पर्व को शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। यानी महीना जो है वो है भाद्रपद, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में दिगंबर और शुक्ल पक्ष में श्वेतांबर, और इसका अर्थ होता है आपस में मिलना। ये पर्व क्या है? इस पर्व पर जैन धर्मावली के जो लोग होते हैं
वो लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे से क्षमा याचना मांगते हैं। अगला है बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में एक नदी भी है जिसका नाम है बाण गंगा, और राजस्थान का एक मेला भी है जिसका नाम है बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला जयपुर में लगता है, और जयपुर में लगता कहाँ है? विराटनगर में। ये मेला कहाँ लगता है? विराटनगर में। और ये मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता कब है? वैशाख पूर्णिमा को। ये मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। राजस्थान के कुल 4 मेले हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं, जिसमें से एक मेला है बाण गंगा का मेला। राजस्थान के इतिहास के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न है, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष अर्थात युद्ध की जानकारी निम्नलिखित में से हमें किस ग्रंथ में मिलती है? देखिएगा, पहला है पद्मावत। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, और इस ग्रंथ की रचना की गई थी सन 1540 में शेरशाह सूरी के काल में। मलिक मोहम्मद जायसी। हमीरहट, कानड़देव प्रबंध और दलपत विलास। देखिएगा, हमीरहट, इसमें भी हमीर नहीं है, ये हमीर रणथंबोर वाला है, और कानड़देव प्रबंध, इसकी जानकारी मिलती है कानड़देव प्रबंध में। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ की रचना एक कवि है जिसका नाम है पद्मनाभ, और कवि पद्मनाभ ने इस ग्रंथ की रचना की। कवि जो पद्मनाभ थे ये जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे, और जालोर का जो शासक था कानड़देव और वीरमदेव, उनके पुत्र वीरमदेव, और जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी, और इस युद्ध में कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव शहीद हो जाते हैं, और इसकी जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ में साथ में यह भी मिलती है कि कानड़देव चौहान का जो पुत्र था वीरमदेव, और अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, इन दोनों के प्रेम संबंधों का भी वर्णन कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कानड़देव प्रबंध। और ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न अक्सर आता है और उन प्रश्नों में दे रखा होता है नहीं, तो आपको ये याद रखना पूछा क्या है? नहीं है। और किसका पूछा है? महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर 4 ग्रंथ लिखे, जिसमें से पहला एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत राज, दूसरा एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत मीमांसा, तीसरा इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर, और चौथा एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, और चौथा ग्रंथ है सूड प्रबंध। सूड प्रबंध। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी है। एक टीका तो लिखी रसिक प्रिया की टीका जो जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित थी, और दूसरी चंडी शतक पर टीका लिखी। महाराणा कुंभा का जो प्रसिद्ध शिल्पी था, उस प्रसिद्ध शिल्पी का नाम था मंडन, और इस मंडन ने 5 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजवल्लभ। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है ये राजवल्लभ मंडन का, महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी थे। दूसरा एक ग्रंथ है जिसका नाम है रूप मंडन। तीसरा ग्रंथ है मंडन का ही है जिसका नाम है कोदंड मंडन। कोदंड मंडन। और चौथा एक ग्रंथ है शगुन मंडन। ये 4, और एक 5वां ग्रंथ है जिसका नाम है वेद मंडन। वेद मंडन। और इसके अलावा इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं जैसे राजप्रसाद मंडन। और अब देखो प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? देखो, महाराणा कुंभा ने संगीत राज की रचना की थी, महाराणा कुंभा ने 2 टीका लिखी है, रसिक प्रिया की टीका ये भी महाराणा कुंभा का है, राजवल्लभ ये मंडन का है, और संगीत मीमांसा ये भी किसका है? महाराणा कुंभा का है। इसमें पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा का नहीं है? तो नहीं कौन सा है? राजवल्लभ। राजवल्लभ किसका है? मंडन का है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिएगा, ये एक आंदोलन हुआ था, जनजातीय आंदोलन था, और इस आंदोलन का नेतृत्व गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों के लिए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों के लिए, या भीलों में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए गुरु गोविंद गिरी ने अपने गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से यह आंदोलन चलाया था। इसके अलावा देखिएगा, भील आंदोलन 3 व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया। एक व्यक्ति गुरु गोविंद गिरी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोतीलाल तेजावत,
लेकिन मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन का नाम था एकी आंदोलन, और वो एकी आंदोलन चलाया गया था सिरोही में, इसके अलावा उदयपुर में, और इसके अलावा भोमट क्षेत्र में। और इसके अलावा एक आंदोलन और चलाया गया था संत माऊजी के द्वारा, लसाड़िया आंदोलन, और लसाड़िया आंदोलन भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों के लिए चलाया गया। तो इसमें संत माऊजी कहीं ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में क्या है? स्वामी गोविंद गिरी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वामी गोविंद गिरी। नेक्स्ट प्रश्न, हाड़ौती सेवा संघ का स्थापना या स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। इसी नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी और इसी ने हाड़ौती सेवा संघ का गठन किया। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, उस एकीकरण का जो पहला चरण था, उस पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। और ये मत्स्य संघ किसकी सलाह पर इस मत्स्य संघ का नामकरण? के.एम. मुंशी के सलाह पर। इस संघ का नाम मत्स्य संघ इसलिए रखा गया क्योंकि पहले यह क्षेत्र मत्स्य जनपद का अंग था और इन्हीं के क्षेत्र पर प्राचीन काल के प्राचीन तथ्यों के आधार पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। अगला, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिले का नाम है गंगानगर, भरतपुर, जालोर और उदयपुर, और दूसरी तरफ प्राचीन नाम है। गंगानगर का प्राचीन नाम योदेव है। गंगानगर और हनुमानगढ़ को योदेव कहा जाता था पहले। यहाँ पर एक जाति रहती थी और वो जाति युद्ध प्रेमी जाति थी, इस कारण इस क्षेत्र का नाम योदेव पड़ा। भरतपुर विराट, जालोर सुवर्णगिरी और उदयपुर शिवी। उदयपुर प्राचीन काल में शिवी जनपद का अंग था, उदयपुर का नाम है ये। जालोर को सुवर्णगिरी या सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। ऑप्शन में यदि जैसलमेर होता तो सुवर्णगिरी जैसलमेर का नाम होता, लेकिन जैसलमेर नहीं है। विराट कहा जाता था जयपुर को, भरतपुर को नहीं कहा जाता। तो इसमें पूछा क्या? असुमेलित जोड़े को छांटिए। तो असुमेलित क्या होगा? भरतपुर होगा। करंट जीके को लेकर कि कौन कौन से क्वेश्चन करंट जीके के पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया कि भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों मैं बताऊं, भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय था 2007 से लेकर 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से लेकर 2017 तक। और भारत की अब तक की पंचवर्षीय योजना में 7 वर्षों का क्या रहा है? अंतराल रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर 2012 तक था। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2007 में, तो ऑपरेशन स्वर्ण जो एक मिशन है उसकी घोषणा जो की गई वो किससे संबंधित है? इसका संबंध है रेलवे से, यानी रेलवे से संबंधित एक मिशन है जिसका नाम है ऑपरेशन स्वर्ण, जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न से किस पैलेस में स्थित है? तो ये स्कल्पचर जो पार्क है वो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। माधवेंद्र पैलेस जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक चार नाम का संबंध किस खेल से संबंधित? दीपक चार जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? क्रिकेट, जो राजस्थान रणजी ट्रॉफी में थे, ठीक है, क्रिकेट टीम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा है पोलावरम डैम जो भी, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोलावरम डैम जो दोस्तों वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पोलावरम डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वे वंदना योजना का प्रारंभ निम्न से किस वर्ष किया गया? तो प्रधानमंत्री वे वंदना योजना से शुरू की गई वो जुलाई 2017 में शुरू की गई। इस योजना के प्रारंभ में 7.5 लाख रुपए तक राशि जमा कराई जाती थी 10 साल के लिए, जिसे केंद्रीय बजट 2018-19 में बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया? 15 लाख कर दिया गया। और इसकी जो समय अवधि होती है कितने वर्ष होती है? 10 वर्षों के लिए। और ये एक वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित एक पेंशन योजना है, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित पेंशन योजना है, जिसमें एक मुश्त राशि जमा कराने पर 10 वर्षों तक उसको मंथली पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन, हेरिटेज वीक 2017 का जो आयोजन है दोस्तों वो आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो हेरिटेज वीक जो है 2017 वो राजस्थान के जयपुर जिले में इसको शुरू किया गया। जयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया हेरिटेज वीक 2017 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण। देखो दोस्तों, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न से किस देश के साथ किया जाना उद्यम? तो सूर्य किरण जो है वो भारत का नेपाल की, उत्तराखंड की जो पिथौरागढ़ है वहाँ पर इसको किया गया, ये अभ्यास किया गया, ठीक है। और अभी हाल ही में मैत्री 2018 का जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और थाईलैंड की सेना के मध्य हुआ, जबकि यहाँ पे पूछा गया था सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल की सेना के मध्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ है वहाँ पर इसको आयोजित किया, संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना? तो बता दो, राज्य की सबसे बड़ी जो जल परियोजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन परियोजना। और इस योजना को अब तक इसका पहला और दूसरा चरण खत्म हो चुका। इसका कौन सा चरण चल रहा है वर्तमान में? तीसरा चरण। कौन सा चरण चल रहा है? तीसरा चरण। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल जो थे तो वह राज्यपाल थे वजुभाई वाला। कौन थे? वजुभाई थे, जो कर्नाटक 2018 के चुनाव के समय कर्नाटक के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती की अगर बात करें, उमर फारूक मेवाती का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? वो आपका है संगीत क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? संगीत। यानी उमर फारूक जो मेवाती है उसका जो संबंध है वो संगीत क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन से, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न से किस रसायन से? तो जैव ईंधन संबंधी जो राष्ट्रीय नीति है वो एथेनॉल से संबंधित। किससे संबंधित है? एथेनॉल से संबंधित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में? तो चंद्रभागा जो समुद्र तट है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन, पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स के लेखक जो है दोस्तों वो है दलबीर सिंह भंडारी जो है उनकी जो पुस्तक है जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स जो है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता पूर्वक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? तो वो कराई जाती है अन्नपूर्णा भंडार योजना। अन्नपूर्णा भंडार योजना को शुरू किया गया था जयपुर के भमोरी गांव से, और इस योजना के माध्यम से, अन्नपूर्णा भंडार योजना के माध्यम से राज्य के जो भी मल्टी ब्रांडेड जो उत्पाद है वो कम से कम दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी पीडीएस प्रणाली के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पैटर्न में केंद्र का और राज्य का हिस्सा पूछा गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र का हिस्सा दोस्तों 60% है और राज्य का हिस्सा कितना परसेंट है? 40% है। यानी इसमें केंद्र सरकार का जो योगदान रहेगा वो आपका 60% रहेगा और राज्य सरकार का योगदान 40% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी योजना अपनो विकास ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिता से संबंधित है। यानी ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित योजना है अपनी योजना अपनो विकास। क्लियर दोस्तों? एंड अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग। दोस्तों, राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में होता है। राज्य में अब तक 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल थे, जबकि 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण और 5वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2015 से 2020 तक है। और इसके द्वारा कहा गया कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7.182% अपना नागरिक और स्थानीय निकायों को दिया जाएगा और 75% पंचायत समितियों को और 25% जो दिया जाएगा नगर परिषद इनको दिया जाएगा। तो ये था अपना राज्य के बारे में। यानी राजस्थान का जो 5वां वित्त आयोग है जिसका गठन डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में किया गया और इस वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 तक है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आपके एलडीसी के कुछ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स से संबंधित पूछे गए। आप देख रहे हो दोनों पेपर्स में 12 तारीख और 19 तारीख के पेपर में करंट और इकोनॉमिक्स के संबंध में करीबन 12-13 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग करंट्स की योजनाओं के बारे में अपडेट रहिए, करंट की योजनाओं के बारे में देखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel.
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.